देखिए, आज हम लोग विज्ञान में मानव नेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानव नेत्र मतलब समझते हैं आप लोग। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख। संसार के सभी जीव तो नहीं, लेकिन अधिकांश जीवों में, या खासकर हम जंतुओं की बात करेंगे, पौधों की बात नहीं करेंगे। जीव दो प्रकार के, पौधे और जंतु। जीव कितने प्रकार के? कौन कौन? पौधे और जंतु। पौधों में आँख होता है, नेत्र होता है? नहीं होता है। जंतुओं में नेत्र होता है, लेकिन सभी जंतु में नेत्र होता है। सभी जंतुओं में नेत्र नहीं होता है। कुछ खास जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें नेत्र होता है, जैसे मनुष्य उच्च श्रेणी का, हाथी उच्च श्रेणी का, शेर, ये सब क्या है? इनमें आँख होता है। हालांकि जो छोटे जीव भी होते हैं, चूहे हो गए, छिपकली हो गई, है ना, चींटी, इनमें भी नेत्र होता है। बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें नेत्र नहीं होता है। कुछ ऐसे जंतुओं का नाम बता सकते हैं जिनमें नेत्र नहीं होता है? बैक्टीरिया, उनमें नेत्र। अमीबा के बारे में पढ़े हैं क्या? अमीबा में कहीं सुने हैं कि नेत्र होता है? पैरामीशियम के बारे में सुने हैं? कभी देखा है उनमें नेत्र होता है? नहीं। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो पेट में पाया जाने वाला, अगर प्लेनेरिया की बात करें, फीता कृमि की बात करें, तो उसमें नेत्र मिलता है एक बिंदु के समान। बिंदु समझ रहे हैं ना? छोटा सा बिंदु। उनमें पलक वगैरह नहीं होता है ना? तो प्लेनेरिया में नेत्र होता है। लेकिन वो नेत्र जो होता है, नेत्र बिंदु कहा जाता है, वह नेत्र विकसित नेत्र नहीं। तो आखिर जो चूहों में, छिपकलियों में, मनुष्य में या अन्य में जो नेत्र होता है वो विकसित कैसे माना जाता है? तो विकसित तब माना जाता है जब किसी वस्तु को देखकर उसका प्रतिबिंब नेत्र के अंदर बनता है। ठीक, हम यहाँ विशेष रूप से पढ़ने वाले मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकार का, समझिए कि तंत्र है। तंत्र मतलब सिस्टम, जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे अंगक भी होते हैं। नेत्र हमारे जो मस्तिष्क, हमारे जो हेड में है, सर में है, उसको नेत्र गोलक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, मैं जो आकृति बना रहा हूँ, अगर इस प्रकार से आप भी आकृति बनाएंगे तो आपका भी आकृति बढ़िया से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। गोलक समझते हैं ना? गोला, गोला से संबंधित है। गोला शब्द से बना हुआ है गोलक। क्या बना है? अभी जो मैं आकृति बनाने जा रहा हूँ, यह नेत्र गोलक का आकृति बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यह एक घिरा हुआ भाग होता है। ये खास प्रकार के उत्तकों से बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि एक और उत्तक आता है, इसको श्वेत पदार्थ भी कहा जाता है, और ये बाहर से आकर यहाँ पर पारदर्शी होता है। ये वाइट होता है, सफेद या श्वेत पदार्थ कहते हैं इसको। एस्केलोटिस भी कहा जाता है उसको। ये आगे आकर ट्रांसपेरेंट समझ रहे हैं? ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देने वाला, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। यहाँ पर असल में उंगली के जैसा संरचना होता है। उंगली के जैसा संरचना है। इसको हम लोग लेंस कहते हैं। यहाँ पर जो चीज़ होता है वो क्या होता है? लेंस। आगे एक और इसी का भाग होता है,
उंगली के जैसा ये उंगली ने क्या कर लिया, जैसे ये 4 उंगलियों ने क्या कर लिया, कलम को पकड़ लिया और आगे ये अंगूठा से ढक लिया। दिखाई दे रहा है? ये अंगूठा कम और ये ऐसे ऐसे भी होता है, मतलब छेद मोटा भी हो सकता है और छेद पतला भी हो सकता है। ये क्या काम करते हैं, बिल्कुल ये एक कैमरे की तरह है। कैमरे का देखेंगे कि जब कैमरा खुलता है तो उसका एक शटर होता है, शटर बंद होता है, शटर खुल जाता है। शटर खुलते हैं तो लेंस दिखाई देता है और तब जाकर फोटो खींचा जाता है। अब फोटो कैसे, तो ये जो हमारा लेंस है इसके अंदर भी फोटो खींचा जाता है, इसके अंदर भी फोटो खींचा जाता है। सबसे पहले मैं इसका नामकरण के ऊपर मैं चर्चा करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक भाग होता है, इस भाग को हम लोग रेटिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यहाँ से कुछ जगह छोड़कर यहाँ से नर्व से इसको कहते हैं, इसको दिक् तंत्रिका कहते हैं। दिक् मतलब दृष्टि, इसको इंग्लिश में ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, दिक् तंत्र या दिक् तंत्रिका इसको कहा जाता है। ये तंत्रिका उत्तक या तंत्रिका कोशिका का नाम सुना होगा। तंत्रिका कोशिका के प्रकार है दिक् तंत्रिका। ऐसे तंत्रिका कोशिका जो दृष्टि यानी देखने में जो मदद करते हैं या देखने के लिए जो हेल्पफुल होते हैं उनको दिक् तंत्रिका कहा जाता है। क्लियर? ये रेटिना होता है, इसी रेटिना पर हम जैसे आपको देख रहे हैं तो आपकी छवि मतलब आपकी प्रतिमा, प्रतिबिंब, वो हमारे आँख के अंदर ये वाला जो हिस्सा है इस पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? इसके अंदर इस सब कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए, तरल ताजा रखने के लिए, मरे नहीं, इसके लिए इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ रहता है। द्रव समझते हैं? फ्लूइड, लिक्विड। ठीक है, इसको कचाव द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कचाव द्रव। क्लियर? ये जो लेंस है इसको क्या कहते हैं? ये भी जलीय होता है, क्रिस्टलीय लेंस इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, ये विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद यह जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे मैं अंगूठा वाला चीज़ बताया, ठीक है, जो इस लेंस को ढकने का कार्य करते हैं, इसको आइरिस कहा जाता है। इसको हिंदी में परितारिका लिखा होगा। क्या लिखा होगा? अच्छा, इंग्लिश से लिखा आइरिस। इसको परितारिका भी कहते हैं। इसके बाद ये जो चीज़ आया होगा, ये देखिए इसका क्या नाम दिया है आगे फ्रंट में, बोलिए। कॉर्निया। क्या लिखा होगा? कॉर्निया। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब कि इससे प्रकाश आर पार हो जाता है। ये जो उंगली के जैसा संरचना में बताया, जिसको लेंस को, जो लेंस को पकड़ कर रखती हैं, इनको हम लोग सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियां। समझ लिया क्या? तो ये हमने जो पार्ट बताया, ये एक नेत्र का बताया कि नेत्र हमारा कैसा होता है, नेत्र के अंदर कौन कौन सा चीज़ होता है। यहाँ भी एक द्रव भरा रहता है, लेंस को ताज़ा रखना इसका भी काम है। परितारिका को, इसको हम लोग जलीय द्रव लिखा होगा, उसी को फ्लूइड कहते हैं। जलीय द्रव या उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड। द्रव, फ्लूइड का मतलब ही होता है द्रव। क्लियर? समझ में आ गया? ये टोटल चीज हमने क्या बताया, नेत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं या अंग होते हैं। क्लियर? चलिए, अब प्रश्न उठता है कि यह कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो कार्य करने के लिए सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर कोई वस्तु रख दूँ, ठीक है, तो यह हमारा आँख क्या करेगा, इस वस्तु को देखेगा। इस वस्तु को देखेगा तो कैसे देखेगा, यह वस्तु को, है ना,
तो देखिए ये लाइट है, लाइट इस पर पड़ेगी, सूर्य की किरण पड़ेगी और पड़कर क्या होगी, परावर्तित होकर अंदर आएगी, प्रकाश की किरण अंदर आएगी। कहाँ कहाँ अपवर्तन होगा, तो देखिए ये भी एक पदार्थ आया नहीं, पारदर्शी पदार्थ, तो यहाँ भी क्या होता है, अपवर्तन, यानी प्रकाश की किरण अपने ओरिजिनल पथ से, वास्तविक पथ से विचलित होगी। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित होती है, इसी को हम लोग अपवर्तन भी कहते हैं। यहाँ अपवर्तन हो, फिर यहाँ जो द्रव है, ये तो ठोस है पारदर्शी पदार्थ, फिर यहाँ द्रव है, इस द्रव में भी क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि फिर एक माध्यम तो वायु हो गया, दूसरा माध्यम यह कॉर्निया और तीसरा माध्यम जलीय द्रव और चौथा माध्यम या नेत्र, अपवर्तन होगा इसमें भी, और फिर पांचवा माध्यम यह कचाव द्रव हुआ। तो कुल कितने माध्यम मिले, 1 2 3 4 5, और तब जाकर यहाँ पर प्रकाश की किरण पहुँचेगी। अपवर्तन के पश्चात 5 बार अपवर्तन होगा, लेकिन पूरे बुक में आपको सिर्फ एक ही बार प्रकाश की किरण को मोड़ना है, और वह सिर्फ लेंस से मोड़ना है। यहाँ अपवर्तन नहीं दिखाना है, यहाँ भी अपवर्तन नहीं दिखाना है, यहाँ भी अपवर्तन नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर अपवर्तन नाम मात्र का होता है। नाम मात्र का मतलब क्या, कि बहुत हल्का विचलन होता है। मेन विचलन अगर होगा तो किससे होगा, लेंस के द्वारा ही होगा। क्लियर। अब एक ही किरण से प्रतिबिंब नहीं बनता, एक बिंदु से अगर इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाना है, बिंदु स्रोत का, तो इससे कितने किरणें आती है, 2 किरणें आती है, और 2 किरणें एक दूसरे से मिलती है, तब जाकर प्रतिबिंब बनता है। उसी प्रकार से ये जो वस्तु है, इस पर बहुत सारे अनंत बिंदु है, और अनंत बिंदु से इस सब से अनंत प्रकाश की किरणें, जिसकी हम गिनती नहीं करते हैं, ये सब प्रकाश की किरणें आकर और उसी प्रकार की छवि यानी उसी प्रकार की प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है। और तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना। कहाँ बनता है, रेटिना। और यह रेटिना अब क्या करेगी, विशेष प्रकार के ऊतकों के द्वारा दिक् तंत्रिका को भेजेगी, और ये दिक् तंत्रिका सीधे हमारे कनेक्टेड है मस्तिष्क से। किससे कनेक्टेड है, मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क इसको बताएगा कि इसका रंग कैसा है ना, इसका आकार कैसा है, ये सब मस्तिष्क आपका समझने में सक्षम है। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ये प्रतिबिंब आपके रेटिना पर कितने समय के लिए बना रहता है। आप किसी वस्तु को देखिए और तुरंत आंख बंद कर लीजिए, देखिए कुछ समय तक उसका प्रतिबिंब आपके आंखों के अंदर रहता है। आपने एक ही बार इसको देखा और मैं बंद कर लिया, बंद करने के पश्चात भी कुछ समय तक इसका प्रतिबिंब हमारे आंख के अंदर बना रहता है। क्या कभी महसूस किया है आपने, महसूस किया है? देखने के बाद वह होता है 1 सेकेंड का 10वां भाग। 1 सेकेंड भी नहीं, कितना भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग। क्लियर। इतने समय तक क्या रहता है, प्रतिबिंब बना रहता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि हम अपने आँख का आकार भी बदलते हैं। नज़दीक का देखना होगा एकदम आँख को रिलैक्स कर लेते हैं, दूर का देखना होगा आँख को थोड़ा सा टाइट ऐसे कर लेते हैं, दूर का देखना होगा आँख को थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? तो जैसा कि हमने लेंस में पढ़ा है, ठीक है ना, कि फोकस और वक्रता केंद्र अलग अलग फोकस होगा, है ना। अब मान लीजिए कि उत्तल लेंस है, अब इसका फोकस इतना ही है
और एक दूसरा लेंस है एक पतला, तो इसका फोकस दूरी कहाँ होगा? दूर होगा ना, पतला लेंस का, और फोकस दूरी कहाँ होगा? दूर होगा। और यहाँ पर कोई वस्तु है ना, तो इसका फोकस को रखने पर अगर इसका हम देखें तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, इसका अगर यहाँ पर रखे तो प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। यानी और हमारा नेत्र तो एक ही है। अब दूर वस्तु और नजदीक वस्तु को देखने के लिए क्या हम अलग अलग लेंस का प्रयोग करेंगे? अलग अलग लेंस कहीं से लाएंगे? अलग अलग लेंस नहीं। ये हमारा भगवान ने ऐसा लेंस बनाया है कि कांच का ऐसा लेंस नहीं बनाया है, रबर जैसा बनाया है, अंदर जलीय द्रव है। बैलून समझते हैं ना, बैलून एकदम पारदर्शी, वह बैलून के समान है। जब चाहे तो ये हमारा अंगुली यानी सिलियरी मांसपेशियाँ उंगली के जैसे संरचना है, ये लेंस को पकड़िए, ये जब चाहे तो जैसे बैलून को पकड़ कर दोनों तरफ से पकड़िएगा तो पतला हो जाएगा, फिर ढीला छोड़िएगा तो मोटा होगा। ठीक है, तो फोकस दूरी ये बदलने का कार्य करती है। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करती है? फोकस दूरी को बदलने का कार्य करती है। फोकस दूरी कैसे बदलेगा? जब सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करेंगी? खींचेंगी और ढीला छोड़ेंगी, खींचेंगी ढीला छोड़ेंगी, तो लेंस कभी मोटा हो जाएगा, कभी पतला होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा, मोटा होगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। क्लियर? और इस प्रकार से वस्तु को देखने में मदद मिल जाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हो तो आराम से हम उसको क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं, दूर हो या नजदीक। और दूर या नजदीक क्यों जरूरी है? मोटा ही लेंस है या पतला ही लेंस है, तो वस्तु कहीं भी रहे हम उसको क्यों नहीं देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि हर हालत में प्रतिबिंब जब बनना चाहिए तो वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए, काल्पनिक नहीं। काल्पनिक बनेगा तो लेंस है यहाँ पर है तो पीछे बनेगा, तो पीछे बनेगा तो हमारा नेत्र देख पाएगा। तो हर हालत में एक तो प्रतिबिंब जब बनना चाहिए तो कैसा बनना चाहिए? और वास्तविक बनेगा तो कैसा? उल्टा। और ऐसा भी कि वस्तु कहीं भी रखें, वस्तु इसकी दोनों किरणें आकर इस रेटिना पर ही मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि दो किरणें आ रही है, एक किरण यहाँ और एक किरण यहाँ, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दोनों किरणों को कहाँ आना चाहिए? एक बिंदु से निकलकर यहीं पर। अब मान लीजिए कि एक किरण से निकलकर यहाँ पर मिल रही है, तो प्रतिबिंब नेत्र के बाहर नहीं, नेत्र के बाहर बनेगा तो हम देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। तो हर हालत में वस्तु यहाँ रहेगा, तो ऐसा फोकस हमारा नेत्र ऐसा फोकस दूरी बनाएगा कि फोकस दूरी इधर हो जाएगा कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। अगर यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो फोकस दूरी यहाँ पर कर लेगा और नज़दीक और मोटा हो जाएगा कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बने। अगर यहाँ पर बने तो फोकस दूरी थोड़ा सा और बड़ा कर लेगा कि जब रहे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही वस्तु रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रहना चाहिए? फोकस के बाद ही रहेगा, तभी जाकर जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे नेत्र को फोकस दूरी को कम और अधिक करना पड़ेगा। और कम और अधिक यानी लेंस को मोटा और पतला करने में कौन मदद करती है? सिलियरी मांसपेशियाँ। क्लियर? और इस प्रक्रिया को ही समंजन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये नेत्र को मोटा और पतला ढीला करने की क्रिया, जिसके द्वारा जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब हर हालत में रेटिना पर ही बने, इस क्रिया को जो समंजन किया जाता है, जो कंप्रोमाइज किया जाता है, जो मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? समंजन की क्रिया। समंजन क्रिया समझ में आ गया? ये समंजन क्रिया होती है। अब दूसरी बात एक और भी चीज होती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि इतना लाइट है, अचानक लाइट कट गया, कुछ समय तक हमें दिखाई ही नहीं देगा,
दिखाई देगा और धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ करेगा, वो भी थोड़ा सा कम। ऐसा भी होता है? या अचानक कमरे में लाइट नहीं है, अंधेरा है, अचानक लाइट आ गया, तुरंत हमें आँख को बंद करना पड़ता है, धीरे 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 खोलना पड़ता है। कहते हैं कि आँख जो है चौंधिया गया। ऐसा सुने हैं, महसूस किए हैं? ऐसा क्यों होता है? तो ये जो काम है, ये काम है आइरिस का। किसका काम है? आइरिस। अब आइरिस क्या काम करता है? किसी के आँख में आँख डालकर देखें एकदम नज़दीक से, जब नज़दीक से आँख में आँख डालकर देखिएगा तो इस आँख के अंदर जो है, ध्यान से देखिएगा तो एक बीच में गोला दिखाई देता है, काला गोल दिखाई देगा। इस काला के अंदर भी एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा। आपको पता है ये काला भाग है, यह जो काला भाग है यह आइरिस है। ये क्या है? आइरिस है। तावा के जैसा ऐसे ढक्कन गोल दिखाई देता है आगे से। समझ में आता है? ये क्या है? आइरिस। और आइरिस के अंदर ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, छोटा सा, एकदम छोटा सा गोला दिखाई देगा, इसको पुतली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतली। क्या कहा जाता है? यह जो छिद्र है पुतली। और इस पुतली में एक खासियत है, यह पुतली बड़ी भी हो जाती है और यह पुतली छोटी भी हो जाती है। कब बड़ी होगी कब छोटी? तो यह देखिए, यह अभी ऐसे, जब ऐसे हो जाएगा तो पुतली बड़ी हो जाएगी, बीच वाला छेद जो है बड़ा हो जाएगा और फिर जब नजदीक आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? इसका क्या काम है? क्यों? तो हमारे नेत्र के अंदर प्रकाश की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रतिबिंब को, वस्तु को देखने के लिए, यही तय करेगा कितना प्रकाश चाहिए। और बहुत अधिक प्रकाश है तो बहुत अधिक प्रकाश सूर्य नेत्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए कौन काम करेगा? परिचारिका। यह क्या कर देगा? छोटा कर देगा पुतली को, थोड़ा सा, है ना, फैल कर बड़ा हो जाएगा तो पुतली क्या हो जाएगा? क्षेत्र। तो प्रकाश की कम ही मात्रा अंदर जाएगी। अभी प्रकाश पर्याप्त है तो समझ रहे होंगे यह पुतली आपके, हम लोगों के नेत्र में क्या हुआ होगा? फैल कर थोड़ा सा छोटा हो गया होगा। अब अचानक लाइट चला गया तो एक तो प्रकाश कम हो गया, तो और कम में भी अब कम ही प्रकाश जाएगा अंदर ना, तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अब धीरे धीरे हम रिलैक्स करके, अब ये पुतली हमारा क्या होगा? तो कम प्रकाश है, बाहर है, तो अब उसके द्वारा थोड़ा सा ज़्यादा जगह छोड़ दिए तो अधिक प्रकाश जाना जाएगा, तो अब जाकर धीरे धीरे हम वस्तु को देख पाएंगे। अब मान लीजिए कि कम प्रकाश है और अंधेरा में बैठे हुए हैं, यह एकदम फैला हुआ है, ये अधिक से अधिक प्रकाश जाए ताकि अधिक से अधिक हम वस्तु को देख पाए। अब अचानक लाइट आ गया तो अचानक अब उतना प्रकाश अंदर नेत्र के अंदर जाएगा तो चौंधियाएगा कि नहीं हमारा, है ना। तो इसीलिए थोड़े समय के लिए हम आँख को बंद करते हैं। किस लिए? ताकि यह परितारिका जो है फैल कर थोड़ा सा और छिद्र को क्या कर दे? बंद कर दे। समझ में आ गया? तो यह परितारिका क्या काम करती है? प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, कितनी मात्रा, कितनी क्वांटिटी हमारे नेत्र के अंदर जाए पड़ता है। क्लियर? दूसरी बात एक और बता देना चाहता हूँ, किसी का आँख इसमें नीला या भूरा भी है, भूरी आँख वाली या भूरा आँख वाला कोई नहीं, या नीली आँखों वाली या नीला आँख वाला कोई नहीं। नीला या भूरा जो आँख होता है रानी मुखर्जी का, कैसा है? रानी मुखर्जी को नहीं देखे फिल्म में? लेंस रियल में भूरा होता है। किसी का यही परितारिका, यही आइरिस अगर भूरा होगा तो ये भाग भूरा होगा, आँख कैसा दिखेगा? भूरा। नीला होगा तो नीला, काला तो काला। यानी आँख का रंग नीला आँख, भूरा आँख या काला आँख, ये कौन तय करता है? आइरिस। इसी के कारण, आइरिस के कारण ही आँखों का रंग नीला होता है या
अब परितारिका, ये कॉर्निया का क्या काम है आप समझ रहे होंगे। अगर कॉर्निया नहीं होता तो यह जलीय द्रव यहाँ पर नहीं होता, बह जाता ना है, तो ये लेंस ताज़ा रहता, जिंदा रहता। यहाँ की कोशिकाओं को ताज़ा रखने के लिए ये सुरक्षात्मक कार्य करता है। ठीक है, क्या काम करता है? ये जो बाहर का जो भी एरिया दिखाई देता है व्हाइट वाला, व्हाइट काला के बाद क्या दिखाई देता है? व्हाइट दिखाई देता है, इसी को कहते हैं श्वेत पदार्थ, है ना। यह श्वेत होता है, श्वेत दिखाई भी दे रहा है। और बाहरी झिल्ली जो होती है श्वेत पदार्थ के बाहर जो बाहरी झिल्ली होती है, इसको हम लोग कंजक्टिविटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिविटा। आपने देखा होगा आँख आ जाता है, लाल हो जाता है, लाल लाल कहते हैं ना कि आँख आ गया, वह एक प्रकार का इन्फेक्शन, और वह इन्फेक्शन इसी कंजक्टिविटा में होता है। आगे वाला पतला सा लेयर इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जिसके लिए आई ड्रॉप वगैरह लोग लगाते हैं नहीं तो, और उस रोग को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिविटा में इन्फेक्शन होता है और इसीलिए इसका नाम, इस रोग का आँख आना को साइंस में, मेडिकल में क्या कहा जाता है? कंजक्टिवाइटिस। समझ में आ गया? क्लियर? नेत्र क्या है, नेत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, या कैसे कार्य करता है, समंजन की क्रिया क्या होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नेत्र का चित्र बनाकर, नेत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, समंजन की क्रिया क्या है, ये सब करके आप लोग तैयार मतलब करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है।